नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। याद कीजिए 4 जून 2024 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के पहले अगर किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया या मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया में इस बात का डिस्कशन हो रहा हो कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में भारी कौन है, तो आपको सिर्फ एक मत से एक ही आवाज सुनाई देती थी, वो थी बीजेपी। अगर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने कहीं लड़ रहे हों तो ये मान के चलिए बीजेपी 80 से 90% सीटें जीत जाया करती थी और कांग्रेस 10 या 20% सीटें ही जीता करती। लेकिन 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद का माहौल थोड़ा बदला हुआ सा नजर आता है हमें। आज अगर हम हरियाणा के इलेक्शन की एनालिसिस करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की लड़ाई में लगभग 60% बीजेपी और 40 से 50% के बीच में कांग्रेस के सीटें मिल जाती हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में भी बात यही आकर टिक गई है कि आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा सीटें पा लेगा वही महाराष्ट्र में अपनी सरकार और झारखंड में अपनी सरकार बनाएगा। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हरियाणा में जहां डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई थी वहां बीजेपी तो बाजी मार गई, लेकिन हम जम्मू और कश्मीर की अगर बात करें तो जो छत्रप बड़ा नेता है वो कांग्रेस के सहारे बड़ी सीटें पाने में सक्षम हो जाता है। इस बात को अगर हम 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को देखें तो समाजवादी पार्टी 37 सीटें पा जाती, जबकि कांग्रेस 6 सीटें ही पाती। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है और उसको कांग्रेस के साथ जुड़ने में फायदा मिला, वैसे ही जम्मू और कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के साथ जुड़ने में नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा मिला और उसकी सरकार वहां पे बन गई। इसी तर्ज पे अगर हम महाराष्ट्र को गौर से देखें तो आज इंडिया गठबंधन में 3 बड़ी पार्टियां हैं। एक है कांग्रेस, दूसरी है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और तीसरी है शरद पवार जी की एनसीपी। ठीक उसी तरीके से एनडीए में भी 3 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, शिंदे जी की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी। अगर हम पीछे की सारी हिस्ट्री को गौर से देखें तो कांग्रेस जहां भी पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह उस छत्रप के लिए काम करती है, वो छत्रप हमेशा स्टेट में अपनी सरकार बना लेती है और मुख्यमंत्री पद पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने में सक्षम हो जाती। अगर इसी बात की पूरी एनालिसिस करें और ध्यान दें कि महाराष्ट्र में आने वाले इलेक्शन में इंडिया और एनडीए गठबंधन की 2 जो केंद्रीय पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, वो किस पर भारी है, तो जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए जो कि मेरी स्क्रीन पर है। अगर हम 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को ध्यान से देखें तो बीजेपी 28 सीटों पर लड़ती है और 9 सीटों पर विजय हासिल करती है, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ती है और 13 सीटों पर विजय हासिल करती और पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। देखा जाए तो कांग्रेस का 76.47 स्ट्राइक रेट है और बीजेपी का 32.1, जबकि बीजेपी को वोट परसेंटेज ज्यादा मिलते हैं जो कि 26.18 है और कांग्रेस को 16.92 है। लेकिन चूंकि कांग्रेस कम सीटों पर लड़ी थी, इस वजह से पूरा जो भी वोट पड़ा था उसके हिसाब से वोट परसेंटेज कम दिखता है और बीजेपी का ज्यादा दिखता है। लेकिन अगर हम सीट दर सीट वोट परसेंटेज देखें जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई हुई है, जो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने जहां लड़ी है, तो वहां बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी कहीं नहीं जीती है और बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस भी कहीं नहीं देखी। महाराष्ट्र के विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन में परफॉर्मेंस दी थी, अगर वैसा ही दे जाती है और लगभग स्ट्राइक रेट कांग्रेस का 60 से 70 के बीच में रहता है और सीटों का कन्वर्जन अगर 60 से 70 के बीच में आ जाता है तो ये मान के चलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। यही बात बीजेपी को समझ में आ रही है कि बीजेपी चाहे कितनी भी जोड़ तोड़ कर ले, बीजेपी को 80 से 90 सीटों के बीच में ही सीटें मिलेंगी, उससे ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। और अगर कांग्रेस को 60 से 65 सीटें भी मिल जाती हैं जो कि केंद्र के
13 सीटों को अगर हम विधानसभा में कन्वर्ट करें जो दिखती हैं, तो भी ये मान के चलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। अब बात आती है कि महाराष्ट्र की जो आम जनता है वो जनता कांग्रेस पे ज्यादा विश्वास करे या बीजेपी के वादों पर विश्वास करे, या फिर ये मान लीजिए कि जो एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल में जो भी काम किया है, 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, उस पर विश्वास करें। आइए इन मुद्दों पे जरा ध्यान दें कि महाराष्ट्र की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, और जिस तर्ज पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लड़ी थी या इंडिया गठबंधन लड़ा था जम्मू कश्मीर में, क्या उसी तर्ज पर महाराष्ट्र का इलेक्शन भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ लड़ने जा रहा है। याद कीजिए 2024 के इलेक्शन से लेकर हरियाणा तक के इलेक्शन में कांग्रेस सबसे बड़े मुद्दों को लेकर चल रही है। वो मुद्दे ये हैं कि बीजेपी आज भी सूट बूट की सरकार है और उसका पूरा ध्यान केंद्रित है 2 बड़े उद्योगपतियों पर, वो अडानी और अंबानी जी हैं। ऐसा राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहे, यानी कि कारपोरेट की पार्टी है ये। और अगर हम देखें तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के हैं वो उठकर गुजरात चले गए हैं, जिसकी वजह से आम जनता महाराष्ट्र की मान रही है कि जो भी महाराष्ट्र का डेवलपमेंट होना था वो विगत 2.5 सालों में या 5 सालों में जब बीजेपी की डायरेक्ट सरकार थी तब नहीं हुआ है। और इसी वजह से जो 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी उसको वो ज्यादा पसंद करती अपेक्षाकृत एनडीए गठबंधन के 7.5 सालों की सरकार पर। अगर हम गौर करें तो यह मुद्दा हर एक महाराष्ट्री के दिमाग में है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी। आज पूरे भारत देश में देखा जाए तो बेरोजगारी बड़े चरम पर है और महाराष्ट्र में भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है। आज महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि वो इंडिया गठबंधन को वोट करे और बदलाव की ओर जाए। तीसरी बड़ी बात है महंगाई। अगर हम पूरे देश में भी देखें तो विगत 10 सालों में महंगाई कंट्रोल में नहीं है, जबकि अगर हम गौर करें 2014 में तो ये बात बीजेपी कहने से थकती नहीं थी कि बहुत ज्यादा महंगाई है, लेकिन 2014 से 2024 के बीच में महंगाई शब्द का कहीं भी इस्तेमाल भी बीजेपी या उनके नेता नहीं करते। अगर कोई पूछ भी ले तो ये बोल देते हैं पूरे विश्व में महंगाई है तो हमारे देश में भी महंगाई है। ये मुद्दा भी महाराष्ट्र का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने विगत 10 सालों में महाराष्ट्र को हैंडल किया है और महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है और विपक्षी दल के नेताओं पर जिस तरीके से सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी है, उससे महाराष्ट्र की आम जनता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है कि अगर वो बीजेपी को फिर से वोट देती है तो ये मान के चले कि जो भी उनके लोकल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दरकिनारे हो जाएंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उनकी बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि किसी भी तरीके से उनकी सरकार बननी ही बननी है। यही बात आम जनता के अंदर घर करके बैठी हुई। याद कीजिए 2024 के इलेक्शन में 400 का नारा जो दिया गया था उस पर यह था कि संविधान खतरे में है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इस बार भी महाराष्ट्र के इलेक्शन में संविधान को लेकर आगे बढ़ेगी। ये ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन के झोली में अपने आप गिरकर बैठे हुए हैं। अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस चाह ले तो इन मुद्दों को बहुत अच्छे से भुना सकती है और बीजेपी पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती। इन चारों मुद्दे, लोकसभा के केंद्र के इलेक्शन का रिजल्ट, हरियाणा में आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई, ये समझ में आता है कि अब बीजेपी वैसी नहीं रही जो 2014-2019 में हर स्टेट और केंद्र में लड़ा करती थी कांग्रेस के सामने। अब कांग्रेस भी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी दिखती है। अगर हम ये मानकर चलें कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने 100 सीटों पर लड़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं 55 से 60 सीट कांग्रेस और 55 से 60 ही सीट बीजेपी को भी मिलेगी। यही चीज बीजेपी को कहीं ना कहीं घर करके बैठे हुई कि कांग्रेस आज इस तर्ज पर खड़ी है कि वो अगर 100 सीटों पर लड़ती है तो लगभग 45 से 48 सीट कांग्रेस जीतेगी और 50 से 52 सीट बीजेपी जीतेगी।
और ये मार्जिन अब बहुत नैरो हो गया है, बहुत बड़ा नहीं रहा पहले की तरह। अगर इन पूरे आंकड़ों को गौर से हम देखें और समझने की कोशिश करें तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने जितनी सीटों पर लड़ेंगे वो लगभग दोनों को 2-4 सीटें ऊपर नीचे मान लीजिए, लेकिन सेम सीटें मिलेंगी। इस वजह से जो भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के साथ सामने फ्रंट पे लड़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी सीटों को अपने झोली में लाके गिरा ले और बीजेपी ज्यादा सीटों के मार्जिन से ना जीत पाए। अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरती और कांग्रेस बनकर उभर जाती है तो मान के चलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। आने वाले समय में महाराष्ट्र में राजनीति किस करवट बदलती है, हमारे चैनल की पूरी निगाहें इस पर लगी हुई हैं। मैं अपने दर्शकों से बोलता हूं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।